हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना हर तरह से पूरा ख्याल भी रखते होंगे। ऐसा मेरा मानना है कि जिस इंसान पर जिम्मेदारियों की बोझ होती है उन्हें अपना हर तरह से पूरा ख्याल रखना भी चाहिए। और मैं श्योर हूँ कि आप सब लोग बहुत जिम्मेदार हैं अपने फ्यूचर को लेकर, कैरियर को लेकर, फैमिली को लेकर, अपने रिस्पेक्ट को लेकर के। तो प्लीज़ इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपना पूरा ख्याल भी रखिए। जैसा कि हम लोग पैसे में सीख रहे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में मैंने आपको बहुत सी चीज़ें देने की कोशिश की, फिर भी कुछ विशेष छूट गया है। तो मैं कोशिश करूंगा आज इस वीडियो में पूरा हो जाए, क्योंकि एक एक वीडियो में हर चीज़ें नहीं हो सकती। वन शॉट यदि बनाए तो 1 से 1.5 घंटे का लंबा वीडियो हो जाएगा। मुझे लगता है डोज वाइज ही मिले आपको तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए देखते हैं, एक एक स्टेप वाइज बताएंगे, आप मेरे साथ अच्छे से समझते रहिए और लिखते भी रहिए। ओके, देखिए हमने आपको रूल फर्स्ट, रूल सेकंड के माध्यम से जो कुछ भी हो सकता था दिया। आज रूल थर्ड के माध्यम से देखेंगे। रूल थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके कुछ होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हु बीट्स यू। ध्यान से देखिएगा। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए बात करें तो आपने पढ़ा होगा हु सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके ऊपर में एस लगाते हैं ना। तो अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। आपने रूल पढ़ा होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अभी तक आपने जो रूल पढ़ा है, यदि हम इसको हु को क्या करते हैं, बाय हुम करते हैं, है ना। मतलब हु आपका सब्जेक्ट है तो हु सब्जेक्ट है तो हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, उसके पहले बाय लगता है तो बाय हुम लास्ट में ही होगा। ऐसा लोगों को लगता है, मैंने लिख दिया, बट ये रियल सेंटेंस नहीं, माइंड इट। इसके बाद में लिखूंगा, पहले आपको समझा दूं। आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट क्या आपका यू है, यू सब्जेक्ट हो गया आपका। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो यू आपका प्लूरल है इसलिए आर आएगा। सो हु आर बीट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हु आर बिटेन बाय यू। यदि हम इस तरह से लिखें, ध्यान दीजिएगा, रूल के अनुसार तो यही सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैं एक्टिव वाइज मेरा इंट्रोगेटिव में है, लेकिन पैसिव वाइज देखिए अफर्मेटिव हो गया, मतलब असर्टिव हो गया, इसलिए सेंटेंस गलत माना जाता है। अब इसको सही बनाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि जब हम हु को लास्ट में कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ना, ये तो असर्टिव हो गया। अब मुझे बनाना है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव बनाए रखने के लिए हमको सिंपल करना होगा, सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट ना लिख करके ये जो बाय हुम लास्ट में किए हैं इसको हमें पहले करना पड़ेगा। ये बाय हुम देखिए पहले आएगा, ओके ना। ध्यान से देखिएगा, बाय हुम हमें पहले करना पड़ेगा, ओके। अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो जो सब्जेक्ट होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यू आपका सब्जेक्ट था इसलिए हमें आर लेना पड़ेगा। सो हु बाय हुम आर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटेन। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये जो इंट्रोगेटिव पैटर्न होता है उसको फॉलो करना चाहिए, अब जाकर के ये आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। ये गलत है, ये सही है। आ रहा समझ में? आप ये तो रहा एक तरीका बनाने का, एक इसी को एक तरीके से और भी बना सकते हैं, बहुत आसान है, देखिएगा बहुत मजा आएगा आपको। इस हु को आप सिंपल हु में ही उतार दीजिए, कुछ नहीं करना, ओके। उसके बाद आप हेल्पिंग में लिखिए, तो जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे उसकी हेल्पिंग में आएगी। तो ऑब्जेक्ट यू है, इसका सब्जेक्ट बनाएगा तो आर होगा, ठीक है ना, क्योंकि यू प्लूरल है। सो हु आर यू, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटेन, लास्ट में से बाय कर देना आपको, ये भी रूल है। देखिए कितना सिंपल है, मैंने हु को हु में उतार दिया। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें साइकिल लगानी पड़ी। सो हु आर यू, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लास्ट में से बाय कर देना है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये दूसरा तरीका है, आ रहा समझ में? कर लेंगे आप पक्का ना? या फिर मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, देखिए हु टीचेस देम इंग्लिश। चलिए दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। हु टीचेस देम इंग्लिश, उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ओके ना। तो आप कैसे करेंगे, हु को मैं दूसरा तरीका पहले बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है और ये भी पैसिव वॉइस है। पहला था ये, दूसरा था। अब ये आपका एक्टिव वॉइस है, अब मैं पैसिव वॉइस का पहला बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमें हु को हु में उतार देना है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग में लानी है। तो देम और इंग्लिश दो दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड। अब करना क्या है, यदि हम देम को ले रहे हैं तो देम को ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे हो जाएगा, तो दे बहुवचन है इसलिए आ लगेगा, ओके ना। हु आर दे, ठीक। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डॉट
अब क्या पढ़ा जाता है, चूंकि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ये इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। टॉट इंग्लिश लास्ट में से बाय कर दीजिए क्वेश्चन मार्क। सो हु आर दे टॉट इंग्लिश बाय, बिल्कुल सही, इस तरह से भी बनेगा। लेकिन पहला तरीका ये था कि हु को हम बाय होम करते हैं, हु को किस में करते हैं, बाय होम में करते हैं। उसके बाद आर को आप लिख सकते हो हु आर दे टॉट, देखिए बाय होम आर दे टॉट इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये दूसरा तरीका हो सकता है, ठीक है ना, ये पैसिव वॉइस का दूसरा तरीका है, क्लियर हुआ। लेकिन हमने आपको बताया कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, देम है और इंग्लिश है, तो हमने देम को लिया तो दे करना पड़ा, दे बहुवचन इसलिए आर लगा। हम इंग्लिश को भी ले सकते हैं इन्हीं दोनों तरीकों में मिला करके, इन्हीं दोनों तरीकों से बनाएंगे तो इंग्लिश को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। बना दे उसको भी देख लीजिए, पहले तरीके से बना रहे हैं, पहले तरीके से ध्यान दीजिएगा, हु। अब इंग्लिश को हमें सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इज, तो हु इज, ध्यान दीजिएगा हु इज, अब वर्ब की आप हु इज इंग्लिश कर दीजिए यहाँ पर, हु इज इंग्लिश टॉट देम, उसके बाद लास्ट में बाय। ये भी तरीका है, देख रहे हैं आप, पहले मैंने ऑब्जेक्ट देम को सब्जेक्ट बनाया था, दे किया था, अब हम ऑब्जेक्ट इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दिए। तो जब दे को बनाए थे, मतलब देम को सब्जेक्ट बनाए थे तो दे बहुवचन था, आर लगाए, इंग्लिश को जब सब्जेक्ट बनाए हैं तो इंग्लिश एक वचन इसलिए इज लगाया है। तो हु इज इंग्लिश टॉट देम बाय, ये पहला तरीका। दूसरा, आप हु को बाय होम कर दीजिए, आप बाय होम कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद चूंकि इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाना है, इंग्लिश एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आप इंग्लिश में ही रख दीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म लेना आपको, TAUGST, ओके ना, ए है, ध्यान दीजिएगा, जहां जहां ओ आप समझ पा रहे हैं उसको ए समझिएगा। तो बाय होम इज इंग्लिश टॉट देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्यों, चूंकि बाय होम आपका आ चुका है और इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगना ही है। ये प्लीज नोट कीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ये तो पहला तरीका, जो विशेष मुझे बतानी थी वो एक पहले थी। अब और भी चीजें हैं, उसको भी हम इस तरह देख लेते हैं, आप इसको नोट करते रहिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत सी चीजें नया आपको मिलने वाला है आज। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट पाया ही नहीं जाता है, और आप भी जानते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट के पैसेज बनता नहीं है ना। ऐसा लोगों को लगता है कि पैसेज नहीं बनेगा, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसे भी हम दो तरह से बना सकते हैं पैसेज। देखिए कैसे, राम प्लेस इन द फील्ड, ध्यान से देखिएगा, आपने क्या देखी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, राम खेलता है ना, राम खेलता है, क्या खेलता है ये नहीं दिया है, मतलब ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। अब प्लेस दे दिया है इन द फील्ड, ठीक है ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं इसे तीन तरह से बनाऊंगा। अभी तो दो बनता, यदि ये प्लेस नहीं होगा तब तो दो तरह से बनाएंगे, और प्लेस आ जाएगा तो हम तीन तरह से बना देंगे पैसिव, और तीनों बिल्कुल लीगली सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार में आएगा। अब हम कैसे बनाएंगे, ये जो स्पेशल तरीके से जो हम दो तरीके से बताना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला तरीका जो होगा बनाने का, सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट ना पाया जाए तो आप सब्जेक्ट अपने मन से इट ले लिया करें, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट बनाएंगे क्या, तो सब्जेक्ट अपने मन से इट ले लेंगे आप, ठीक है ना। इट एक वचन है इसलिए हमें इज लगाना होगा, तो इट इज प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, इट इज प्लेड इन द फील्ड, आप प्लेस ले लीजिए यहाँ पर, इन द फील्ड बाय राम, इधर है, अब राम को यहाँ पे ले लीजिए लास्ट में। आप बाय राम इन द फील्ड भी कर सकते हैं, हमने आपको बताया था वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आती है, तो आप बाय राम इन द फील्ड करेंगे तो भी सही माना जाएगा, बिल्कुल सही, गलत नहीं है। दूसरा तरीका है, इट आपने लिया, अब आप सब्जेक्ट के रूप में देयर ले लीजिए, ठीक है ना, देयर इज प्लेड इन द फील्ड बाय राम, या बाय राम इन द फील्ड, इन द फील्ड बाय राम, ओके। ये दूसरा तरीका है, ये भी बिल्कुल सही माना जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा तरीका है, मतलब अपने मन से मैंने सब्जेक्ट इट व देयर लेकर के बना दिया, जब इट व देयर लेंगे सबसे पहले उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप ये जो भी प्लेस होगा उसे उतार देंगे, नहीं होगा तो डायरेक्ट आप बाय लेकर के ऑब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है ना।
लेकिन तीसरा तरीका जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लीज एकदम माइंड कीजिएगा। हमें तीसरे रूम में ना ही इट लेना है ना ही देयर लेना है। ये जो आपका प्लेस है, जो भी प्लेस होगा ध्यान दीजिएगा, प्लेस के पहले हमेशा कोई ना कोई प्रीपोजिशन जरूर दिया जाता है, ये फैक्ट है, बिल्कुल ट्रूथ है। इसके पहले कोई प्रीपोजिशन होगा। देखिए फील्ड के पहले क्या है, इन है, इसको आप छुएंगे नहीं, सिर्फ फील्ड को उठाइए। आइए तो द फील्ड, द फील्ड, चूंकि फील्ड आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, ठीक है ना। द फील्ड इज प्लेड, ध्यान दीजिएगा हमने प्लेस को ही सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, लेकिन उसके साथ आए हुए प्रीपोजिशन को नहीं उठाया। ये प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं ठीक वर्ब के तुरंत बाद। तो द फील्ड इज प्लेड इन, अभी इन यहां पे आ जाएगा, आ रहा है समझ में। द फील्ड इज प्लेड इन, अब क्या बच रहा है आपका, बाकी सारी चीजें हो गई, बाई नाम कर दीजिए, ठीक है। द फील्ड इज प्लेड इन बाई राम, आया समझ में। देखिए माइंड कीजिएगा प्लीज, जिसमें भी सब्जेक्ट नहीं होगा उसे तीन तरह से बना सकते हैं। यदि प्लेस है तो प्लेस को भी बना सकते हैं आप सब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन को नहीं उठाना है, प्रीपोजिशन वही रहेगा और वर्ब के तुरंत बाद उसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे these boys love at me। अब ध्यान से देखिएगा, आप सोच रहे कि इसमें ऑब्जेक्ट है बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको भी प्लेस माना जाता है। कुछ देखिए these boys, ये लड़के लव हंसते हैं, at me मुझ पर, कहाँ हंसते हैं, मुझ पर हंसते हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आप भले लग रहा होगा बट है ये प्लेस, ठीक है। कहाँ हंसते हैं बच्चे, कहाँ हंसते हैं, तो मुझ पर हंसते हैं। तो अब ये जो है, ये जो एड शब्द आया है यही प्लेस को दर्शा रहा है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, हम कैसे ऑब्जेक्ट मान लें, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए किसी किसको क्या लगाते हैं और कहाँ निकलने पर यहाँ पर निकल लग रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट माना जाएगा, ये आपका प्लेस माना जाएगा। तो बनाएंगे कैसे, फिर भी बन जाएगा। आप मी, अब ध्यान से वही तरीका है, तीन तरीके से, इट से, देयर से, या फिर हम प्लेस को ही सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। अब मी को आप यहाँ पे लाएंगे तो आई हो जाएगा, आई एम लव, LOUGHED, लव्ड, ओके ना, लव्ड। अब वर्ब के तुरंत बाद ये जो प्रीपोजिशन होगा उसको लिख देना होगा हमें। सो आई एम लव्ड एट बाय, क्या है ये, दीज बॉयज, ओके ना, बाय दीज बॉयज। आ रहा है समझ में। क्या देखा आपने, हु को हम बनाएंगे दो तरह से, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसे तीन तरह से बना देंगे। अब एक चीज जरूर ध्यान देना होगा, बहुत विशेष, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आपने इसे नोट किया कि तो मैं डिलीट करना चाहता हूं। अभी आपने देखा हु को यदि हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट ग्रुप में बाय हुम करते हैं, नीचे आपने बनाया है ना, बाय हुम करते हैं। लेकिन यदि यहाँ हुम पहले से ही हो, यहाँ पर whom do you love, ओके, whom do you love, आप किसे प्रेम करते हैं। अब आप बताइए कैसे बनेगा ये पैसेज इसका। तो प्लीज कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हु था तो आप बाय हुम किए थे, क्यों, क्योंकि हु सब्जेक्ट है और हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, ठीक है ना। लेकिन पहले से ही जब हुम है तो हुम आपका ऑब्जेक्ट है और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है, पैसे वाइज में ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। तो बनाएंगे कैसे, अब सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले हु लिखना पड़ेगा, ओके ना, ठीक है। हुम ऑब्जेक्ट था, मुझे सब्जेक्ट बनाना था और मैंने सब्जेक्ट रूप में हु ले लिया, ठीक है। तो हु आपका सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है इसलिए इज लगानी है। तो हु इज, अब लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगा, हु इज लव्ड, यू था आपका सब्जेक्ट, बाय यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आया समझ में, क्यों, अर्थ निकालिए। whom do you love, आप किसे प्रेम करते हैं। सब्जेक्ट निकालने के लिए कौन, है ना, कौन किसने लगाने के बाद सब्जेक्ट निकलेगा आपका। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए किसे किसको लगाते हैं, तो आप किसे प्रेम करते हैं, किसे प्रेम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। whom मींस किसे होता ही, तो जब किसे लगाएंगे तो यही whom ही मिलेगा आपको, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, इसलिए whom का जो सब्जेक्ट होगा वो who हो जाएगा। अब जब सब्जेक्ट मिल गया मुझे तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, who एक वचन इसलिए इज लगाना है, तो who इज वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, who इज लव्ड। अब ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना देंगे, ये आपका यू सब्जेक्ट था, बाय यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
हु इज लव्ड बाय। आया समझ में? नहीं आया फिर से एक और देख लीजिए, whom does राधा टीच। ओके ना, whom does राधा टीच, राधा किसे पढ़ाती है, कौन पढ़ाती है, राधा पढ़ाती है, किसे पढ़ाती है, किसे पढ़ाती है। जब किसे लगाएंगे ऑब्जेक्ट निकालने के लिए तो यही whom वर्ड ही आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट के रूप में। और रूल क्या है इसका, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इस whom को आप सब्जेक्ट बना दीजिए तो क्या हो जाएगा, who सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज, who इज, टीच का थर्ड फॉर्म taught, T-A-U-G-S-T, T-A-U-G-S-T, तो who is taught, कौन पढ़ाया जाता है, राधा के द्वारा, क्या होगा, बाय राधा। आया समझ में? पक्का ना? एक और भी है जो विशेष रूल है, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज उसे भी देख लो। यदि आपने इसे नोट कर लिया तो मैं इसे डिलीट कर दूं। आई होप कि आप नोट कर लिया। अब ध्यान से देखिएगा, हाउ मेनी बॉयज वेस्ट देयर टाइम। बहुत ध्यान से समझिएगा, हाउ मेनी बॉयज वेस्ट देयर टाइम, इसका मतलब कितने लड़के अपना समय बर्बाद करते हैं। कौन समय बर्बाद करता है, समझिएगा बात को। कौन शब्द लगाने से आपको सब्जेक्ट निकलेगा, और जब कौन लगा रहे हैं तो कितने बच्चे ही मिल रहे हैं आपका, मतलब कौन लगाने पर जब प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट बन जाए। आपने रूल पढ़ा होगा, जब प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट बन जाए तब क्या करना होगा हमें। अब चूंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये आप भी जानते हैं, है ना। हाउ मेनी बॉयज आपका सब्जेक्ट है, अब ये बनेगा ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, बाय हाउ मेनी बॉयज, क्या होगा, बाय हाउ मेनी बॉयज। चलिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए बाय मेनी बॉयज करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब सहायक क्रिया लगाएंगे तो सहायक क्रिया इसके अनुसार नहीं लगेगा, अब सहायक, चूंकि ये तो ऑब्जेक्ट है, अब सहायक क्रिया लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, दियर टाइम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए इज लगा दीजिए। हाउ मेनी बॉयज, देखिए बाय हाउ मेनी बॉयज इज दियर टाइम, आप दियर टाइम को प्लूरल समझ रहे हैं तो आप यहां पर आर लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हाउ मेनी टाइम्स, देखिए हाउ मेनी बॉयज इज दियर टाइम वेस्टेड, W-A-S-T-E-D, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आ रहा है समझ में? हमने कैसे किया देखिए, समझ में। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना था तो मैंने बाय हाउ मेनी बॉयज कर दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, डिपेंड करता है कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है उसे ही सब्जेक्ट बनना है, उसी के अनुसार लगेगा आपका। तो दियर टाइम मैंने सिंगुलर बनाई तो इज लगाई, आपको प्लूरल लगता है तो आप आर लगा दीजिए, ठीक है। अब सिंगुलर वो सब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है तो दियर टाइम ही आपका जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म यहाँ पे हो गया, है ना। जैसे देखिए whose brother helps you या helps them, helps us। चलिए whose brother, किसका भाई helps मदद करता है, us मतलब हमारी किसका भाई मदद करता है, ठीक है। कौन मदद करता है, हमारी मतलब उसका भाई करता है, कौन मदद करता है, किसका भाई करता है। तो किसी का भाई है, यही आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट, जब प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट बन जाए तो उसे तुरंत ऑब्जेक्ट बना दीजिए आप। तो whose brother है, अब क्या हो जाएगा, by whose brother हो जाएगा, by whose brother। अब आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें सहायक क्रिया लगानी है, तो सहायक क्रिया लगानी है जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट अनुसार। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये अस है, अस को बनाते हैं वी, अस का जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है, वी होता है, वी प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए आर आएगा पहले। तो बाय whose brother आर वी, अब हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगा, मतलब ईडी लगा देंगे थर्ड फॉर्म हो जाएगा। दिख रहा है आपको, समझ में आ रही है अच्छे से, पक्का ना। तो बाय whose brother आर वी हेल्प्ड, ये रहा आपका। उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गया होगा, नहीं आ रहा तो मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूं। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। Which cow grazes in this field? समझिएगा, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है आपके लिए, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी आप समझ पाएंगे।
विच काउ, कौन से गाय ग्रेजेस चरती है इन दिस फील्ड, इस मैदान में। कौन सी गाय इस मैदान में चरती है, या इस मैदान में कौन सी गाय चरती है। कौन चरती है, कौन सी गाय, विच काउ, आपका ये प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट है तो सिंपल सी बात है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब मुझे लिखना है सब्जेक्ट सबसे पहले। तो ग्रेजेस के बाद क्या है, ग्रेजेस के बाद क्या है, देखिए तो ग्रेजेस के बाद इन द फील्ड आपका प्लेस है, मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर कैसे पैसिव बनाएंगे हम, ये तो प्रश्न बनता है ना कि ऑब्जेक्ट है नहीं तो पैसिव कैसे बनेगा। अब हमें बनाने के लिए करना क्या होगा, सेम चीज देखिए, विच काउ है ना, तो हमें बाय विच काउ करना पड़ेगा, बाय विच काउ। क्यों बाय हम का प्रयोग पहले करते हैं, बाय का प्रयोग देखिए सब में मैंने पहले किया है। जिसमें भी प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट बनेगा उसमें हमेशा बाय पहले ही आएगा, चाहे हु हो, चाहे हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच, कुछ भी हो। यदि वो प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो उसके पहले हमें बाय लगाना ही पड़ेगा, सबसे पहले बाय प्रयोग करना पड़ेगा उसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, बाय विच काउ, अब आपका किस गाय के द्वारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हमें अब साहित्य लिखनी है। अब ध्यान रखिए, ग्रेजेस के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो पैसिव कैसे बनाएंगे, तो बताया था ना आपको, तीन तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो इट ले लें, ओके ना, तो इट लेंगे तो इज लगेगा, है ना। तो विच, बाय विच काउ इज इट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रेज्ड, GRAZED, ग्रेज्ड। अब इन दिस फील्ड आप उतार दीजिए, इन दिस फील्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यदि आप इसे दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो बनाइए, सेम चीज है, यहाँ पर आपको बाय विच काउ करना ही है। उसके बाद आप इज लगाइए, उसके बाद आप सब्जेक्ट रूप में देयर ले लीजिए। तो बाय विच काउ इज देयर ग्रेज्ड, GRAZED, ग्रेज्ड। उसके बाद आप ले लीजिए इन दिस फील्ड। ध्यान दीजिएगा, किसी को भी कोई डाउट है तो मैं प्रूफ कर दूंगा जहां जैसे कहेंगे, परेशान मत होइए, प्लीज ट्रस्ट कीजिए। बहुत लंबा, बहुत सालों का रिसर्च है, थोड़ा सा आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। जो लास्ट फाइनल तरीका जो बता रहे पढ़ा, इसको बनाने का मैंने बताया था कि आपका ये जो प्लेस होगा उससे ही हम सब्जेक्ट बना देंगे, प्रीपोजिशन को छोड़कर, है ना। तो बनाइए बाय विच काउ, आपका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें दिस फील्ड है ना, तो इज दिस फील्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रेज्ड, GRAZED, ग्रेज्ड। लास्ट में इन करना पड़ेगा, लास्ट में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद इन लिखना ही पड़ेगा, ओके ना। तब जाकर के आपका ये पैसिव के रूप में बिल्कुल सही माना जाएगा। लास्ट में हमें जो इन है आपका प्रीपोजिशन, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद लिखना पड़ेगा, तब जाकर के पैसिव बिल्कुल सही माना जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ भी रही होगी। प्लीज अच्छे से नोट कीजिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिए। कोई डाउट होती है, कहीं थोड़ा सा भी लगता है कि कंफ्यूजन है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। और फिर भी लगता है नहीं पूछना चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। अपना पूरा ख्याल रखिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करके समझते रहिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिए। कोई डाउट होती है तो उसको बार बार रिवीजन कीजिए, कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन भी कीजिए, मैं आपको हर तरफ हेल्प करूँगा। अपना पूरा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।